हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो एकेडमी। हमने हमारे पिछले लेक्चर में वाइल लूप को स्टडी किया था। हमने जाना था कि वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप की वर्किंग क्या है, ऐसे कॉमन मिस्टेक्स के बारे में भी हमने जाना था जो बिगिनर्स करते हैं जब वो अपना वाइल लूप लिख रहे होते हैं। अब हम आ चुके हैं इस लेक्चर में। इस लेक्चर का नाम है द वाइल लूप प्रॉपर्टीज। इस लेक्चर में अब हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे वाइल लूप की। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके टॉपिक्स क्या है। सबसे पहला टॉपिक है द वाइल लूप प्रॉपर्टीज, और ये इकलौता टॉपिक है इस लेक्चर का। इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे वाइल लूप की। तो चलिए देखते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी वाइल लूप की क्या है। यहां देखिए मैंने मेंशन किया है डिक्रीमेंटिंग द लूप वेरिएबल। इंस्टेड ऑफ इंक्रीमेंटिंग द लूप वेरिएबल इट कैन बी डिक्रीमेंटेड। आप लूप वेरिएबल को डिक्रीमेंट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप उसे हमेशा इंक्रीमेंट ही करें। पिछले लेक्चर में जो हमने एग्जाम्पल लिया था वाइल लूप का, उसमें हम लूप वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर रहे थे। मैं लूप कंट्रोल वेरिएबल की बात कर रहा हूं जिसे हम कंडीशन में यूज करते हैं और वो हमारे लूप के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है। इसी वजह से हम उसे लूप कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं। आप लूप कंट्रोल वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर सकते हो और चाहे तो उसे डिक्रीमेंट भी कर सकते हो बेस्ड ऑन दी रिक्वायरमेंट्स। पिछली बार जो एग्जाम्पल हमने लिया था उसका आउटपुट हमें मिला था 1 2 3 4 5। मान लेते हैं कि हमें नंबर्स रिवर्स में प्रिंट करने हैं, मतलब हमें सबसे पहले 5 प्रिंट करना है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। उसके लिए हम ये कोड लिख सकते हैं। यहां देखिए जरा, इस मेन फंक्शन के अंदर हमारा लूप कंट्रोल वेरिएबल डिफाइन किया गया है। ये वेरिएबल आई है, इसे वैल्यू 5 मिली है और मैं इसे लूप कंट्रोल वेरिएबल इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं इस कंडीशन के अंदर जो बिलोंग करती है वाइल लूप को। इसी कंडीशन के बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा। वेरिएबल आई के अंदर 5 रखा गया है क्योंकि हम 5 से ही शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें स्क्रीन पे चाहिए 5 4 3 2 1, तो हमने वेरिएबल आई को 5 से इनिशियलाइज कर दिया। इस बार हमने व्हाइल लूप के कंडीशन में यह स्पेसिफाई किया है आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्या आई 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है? अगर ऐसा है तो हम इस लूप बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे, वरना हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। हमें पता है कि 5 जो है वो 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी। ये प्रिंटफ फंक्शन कॉल होगा, वेरिएबल आई के अंदर मौजूद वैल्यू 5 स्क्रीन पे आ जाएगी और फिर उसके बाद यहां पे हम आई को डिक्रीमेंट भी कर देंगे। यहां पे हम माइनस माइनस का यूज कर रहे हैं, प्लस प्लस का यूज नहीं कर रहे। हम वेरिएबल आई को इंक्रीमेंट नहीं कर रहे, डिक्रीमेंट कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां पे डिक्रीमेंट करना भी जरूरी है। अगर आप इंक्रीमेंट कर देंगे तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी क्योंकि वेरिएबल आई के अंदर की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से बड़ी ही रहेगी। लेकिन हम आई को डिक्रीमेंट करना चाहते हैं ताकि हमें नेक्स्ट टाइम जो वैल्यू मिले वो मिले 4, फिर हमें मिले 3, फिर मिले 2, फिर अंत में हमें 1 मिल जाए। और फिर जब हमें 0 मिलेगा तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्योंकि हम प्रिंट करना चाहते थे 5 4 3 2 1, इसीलिए हमने वेरिएबल आई को 5 से इनिशियलाइज किया। ये वाली कंडीशन हमने चेक की और इस लूप बॉडी के अंदर हमने आई माइनस माइनस यूज किया, आई प्लस प्लस नहीं, क्योंकि 5 के बाद हमें 4 चाहिए था, फिर हमें 3 चाहिए था, फिर 2 चाहिए था और अंत में हमें 1 चाहिए था। तो जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे हमें आउटपुट देखने को मिलेगा 5 4 3 2 1। आई होप ये आइडिया पूरी तरीके से क्लियर है। तो इससे हमें यह क्लियर होता है
कि हम लूप कंट्रोल वेरिएबल को डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, सिर्फ इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरी प्रॉपर्टी है फ्लोटिंग पॉइंट लूप वेरिएबल। लूप वेरिएबल नीड नॉट बी इंटीजर, इट कैन बी अ फ्लोट। आप लूप कंट्रोल वेरिएबल के अंदर कोई एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी रख सकते हो। जरूरी थोड़ी है कि आप उसके अंदर हमेशा एक इंटीजर ही स्टोर करो। किसने आपको मना किया है कि आप उसके अंदर कोई एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर नहीं कर सकते? इट इज पॉसिबल। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे हमारा जो लूप कंट्रोल वेरिएबल है वो है p। इसे हमने इनिशियलाइज किया है 5.0 से। आप देख रहे हैं इसका टाइप है फ्लोट और इसके अंदर वैल्यू गई है फ्लोटिंग पॉइंट। ये 5.0 है, डेसिमल पॉइंट है यहां पे। और यहां पे हम चेक कर रहे हैं इस कंडीशन को, क्या p 10.0 से छोटा है? 5.0 10.0 से छोटा है, बराबर नहीं है लेकिन छोटा तो है, तो कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब हम लूप बॉडी एग्जीक्यूट करेंगे। यहां पे हम प्रिंटफ फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। यहां पे हमारे पास 0.1f है एज द फॉर्मेट स्पेसिफायर। आप देख रहे हैं %.1f। इसका मतलब क्या है कि डेसिमल पॉइंट के बाद हम सिर्फ एक ही वैल्यू चाहते हैं, एक डिजिट चाहते हैं। ठीक है, और यहां पे हमने वेरिएबल p पास किया है, तो इसका मतलब यह है कि 5.0 स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम p को इंक्रीमेंट कर रहे हैं 1.0 से, तो नेक्स्ट टाइम जो हमें वैल्यू मिलेगी वो होगी 5.0 नहीं बल्कि 6.0, क्योंकि 5.0 पे 1.0 ऐड हो जाएगा और हमें मिलेगा 6.0। 7.0 भी मिलेगा, 8.0 भी मिलेगा, 9.0 भी मिलेगा और फिर 10.0 भी मिलेगा। 11.0 पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हमें स्क्रीन पे ये आउटपुट देखने को मिलेगा 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0। आई होप ये प्रोग्राम भी पूरी तरीके से क्लियर है। ये प्रोग्राम आपको बता रहा है कि आप फ्लोटिंग पॉइंट लूप वेरिएबल भी रख सकते हो, यानी कि ऐसा लूप कंट्रोल वेरिएबल जिसके अंदर आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रखे हुए हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम हमारे तीसरे प्रॉपर्टी की तरफ, जो है लूप विद मल्टीपल कंडीशंस। लूप के अंदर हम मल्टीपल कंडीशंस रख सकते हैं। हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करके ऐसा कर सकते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि कैसे हम मल्टीपल कंडीशंस इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं हमारे व्हाइल लूप के अंदर विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। देखिए जरा, यहां पे मैंने कुछ नया नहीं किया है। आपको ऑलरेडी लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में यह पता है कि इसकी मदद से हम मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन कर सकते हैं। यहां पे हम वही काम कर रहे हैं। हमने इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन किया है विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल एंड ऑपरेटर। यहां पे हम देख रहे हैं वेरिएबल i और j, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए गए हैं। ये दोनों लूप कंट्रोल वेरिएबल्स हैं, क्योंकि इन दोनों वेरिएबल्स का इस्तेमाल हमारे कंडीशन में हो रहा है। ये डिसाइड करेंगे कि लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा। देखिए, वेरिएबल i के अंदर वैल्यू 1 है, j के अंदर 5 है। यहां पे हम ये कंडीशन चेक कर रहे हैं, क्या i 5 से छोटा है या उसके बराबर है। और यहां हम चेक कर रहे हैं क्या j 1 से बड़ा है या उसके बराबर है। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तब जाके व्हाइल लूप एग्जीक्यूट करेगा, वरना हम व्हाइल लूप से बाहर चले जाएंगे। यही लॉजिकल एंड ऑपरेटर कहता है, बोथ द कंडीशंस नीड टू बी ट्रू। जब ये दोनों ट्रू होंगी तभी ये पूरा का पूरा कंडीशनल एक्सप्रेशन ट्रू होगा। इसके ट्रू होते ही हम लूप बॉडी एग्जीक्यूट करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन कॉल होगा, वेरिएबल i और j की वैल्यूज प्रिंट होंगी। और यहां पे हम देख रहे हैं i प्लस प्लस हो रहा है और j माइनस माइनस हो रहा है। i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो रही है और j की वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट हो रही है। देखिए, शुरुआत में हमें मिलेंगी वैल्यूज 1 एंड 5 ऑन द स्क्रीन, क्योंकि 1 जो है वो 5 से छोटा है और 5 जो है वो 1 से बड़ा है। यहां पे हम देख रहे हैं ना, उन्हीं का कंपैरिजन चल रहा है। प्रिंटफ फंक्शन की मदद से 1 और 5 स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा,
वेरिएबल i 1 से इंक्रीमेंट होगा। वेरिएबल i के अंदर 2 चला जाएगा और j 1 से डिक्रीमेंट होगा। इसका मतलब यह है कि j के अंदर वैल्यू 4 चली जाएगी। नेक्स्ट टाइम भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी और हमें स्क्रीन पे देखने को मिलेगा 2 and 4। फिर इसके बाद मिलेगा 3 and 3, फिर मिलेगा 4 and 2, फिर उसके बाद मिलेगा 5 and 1। हमें यह आउटपुट देखने को मिलेगा। आप ये खुद से वेरीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें एग्जैक्टली यही आउटपुट देखने को मिलेगा। तो इस स्पेसिफिक प्रोग्राम से हमने सीखा कि कैसे हम मल्टीपल कंडीशंस इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं हमारे व्हाइल लूप में। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रॉपर्टी की तरफ, जो है मिसप्लेस्ड सेमीकोलन। सेमीकोलन गलत जगह पे लगा देना। देखिए, एडिंग अ सेमीकोलन आफ्टर द व्हाइल स्टेटमेंट एंड्स द लूप, रिजल्टिंग इन अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। जरा एग्जाम्पल प्रोग्राम के जरिए इस स्टेटमेंट को समझते हैं। देखिए, यहां पे मैंने ये प्रोग्राम लिया है, बिल्कुल पिछला प्रोग्राम है ना ये। देखिए, एकदम सेम प्रोग्राम है। क्या मैं सही कह रहा हूं? जरा ध्यान से देखिए इस प्रोग्राम को। यहां पे इस व्हाइल स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन आ रहा है। ये सेमीकोलन बैठा है ना यहां पे। क्या पहले था ये सेमीकोलन? नहीं था, कर्ली ब्रेसेस आते थे डायरेक्टली। यहां पे सेमीकोलन डाल दिया है। क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। इस बार आपको कोई आउटपुट देखने को ही नहीं मिलेगा। एक सेमीकोलन ने इतना फर्क डाल दिया। देखिए, सेमीकोलन काफी डिफरेंस लेके आता है। यहां पे सेमीकोलन रखने का मतलब यह है कि ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोड मौजूद है, वो अब व्हाइल लूप का पार्ट नहीं है। सेमीकोलन टर्मिनेट करता है किसी भी स्टेटमेंट को। सेमीकोलन हम किसी भी स्टेटमेंट के आगे जब रख देते हैं तो वो स्टेटमेंट वहीं पे खत्म हो जाता है। बात यह है कि हमने इस व्हाइल के बाद यहां पे सेमीकोलन रखा है। इसकी वजह से क्या हुआ है? सेमीकोलन को यहां रखने की वजह से हमारा ये व्हाइल स्टेटमेंट यहीं पे टर्मिनेट हो गया है। होगा क्या? कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक होने के बाद हमें पता है कि ये कंडीशनल एक्सप्रेशन हमें 1 देगा, क्योंकि i 1 है और j 5 है। तो कंडीशनल एक्सप्रेशन हमें 1 देगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा कंडीशनल एक्सप्रेशन ट्रू है। अब इसके बाद कंपाइलर को दिख रहा है सेमीकोलन। देखिए, सेमीकोलन दिखने का मतलब यह है कि व्हाइल स्टेटमेंट यहीं पे खत्म हो गया। अब वापस से कंडीशन चेक करो। देयर इज नो लूप बॉडी। कंपाइलर को ऐसा लग रहा है कि कोई लूप बॉडी है ही नहीं। सेमीकोलन की वजह से स्टेटमेंट एंड हो गई है। देयर इज नो लूप बॉडी। तो इस वजह से क्या होगा? कंडीशन दोबारा चेक होगी, फिर से सेमीकोलन हमें मिलेगा और फिर से ये कंडीशन चेक होगी। ये जो स्टेटमेंट्स हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ये कभी एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगी, क्योंकि ये एक इन्फिनिट लूप है। कंडीशन हमेशा सेटिस्फाइड ही रहेगी, क्योंकि वेरिएबल ना तो i अपडेट हुआ है, ना ही वेरिएबल j अपडेट हुआ है। वेरिएबल i और j को तो हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपडेट कर रहे हैं। वेरिएबल i हमेशा 1 रह रहा है और वेरिएबल j हमेशा 5 रह रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ये कंडीशन हमेशा ट्रू रह रही है और इसी वजह से हमें कोई आउटपुट देखने को भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये इन्फिनिट लूप है। ये ब्लॉक तो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, प्रिंटफ फंक्शन कभी कॉल ही नहीं हुआ, तो आउटपुट थोड़ी देखने को मिलेगा कुछ भी। आपको बस एक ब्लैंक स्क्रीन दिखेगी। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं, वी शुड नॉट मिसप्लेस सेमीकोलन। ठीक है, इसी के साथ हमने हमारी चौथी प्रॉपर्टी भी कंप्लीट कर ली और हमने सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया है। तो हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है। इसका मतलब यह है
कि हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अब मैं मिलूंगा सीधा आपसे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।